नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सैयद इरफान फाजिल हाजिर खिदमत लेकर एक और स्पेशल कॉन्वर्सेशन। जैसे आपने देखा होगा कि इस स्पेशल सीरीज में हम जी हाँ अलग अलग दोस्तों के पास जाकर उनके साथ मुलाकात करते हैं, खास तौर पर उनके प्रोफाइल से रिलेटेड बातें करते हैं। जहाँ तक आपने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी को लेकर मैं बात करूँ, डॉक्टर्स या जर्नलिस्ट या लॉयर्स, कई सारे जी हाँ ऐसी पर्सनालिटीज़ जो कि हमारे वादी कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखती है, उनसे हमने बातचीत की, उनसे रूबरू हुए। आज भी हम वादी कश्मीर के एक अच्छे खूबसूरत सफ़र पर ही कह सकते हैं, एक ऐसे खूबसूरत दोस्त से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक मैं कहूँगा कि टूरिज़्म के साथ कई सालों से है। सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर मैं बात करूँ तो इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ रही है उस पर इन्होंने काफ़ी टाइम दिया है। इन बिटवीन कह सकते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ साथ जी हाँ ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, ख़ास तौर पर चाहे वो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हो, चाहे वो मेजर प्रोजेक्ट्स हो, उनका एक अच्छा खासा जी हाँ कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे आज के मेहमान इस स्पेशल कॉन्वर्सेशन में हैं उमर हयात साहब। आपका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे थोड़ा सा बचपन की वो खूबसूरत यादें। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ुसूसन जो आपकी पढ़ाई लिखाई है शॉर्ट में, और उसके बाद आप एक बिजनेसमैन बन गए, तो ये क्या बचपन से ही सोचा था? एक्चुअली मैं डाउनटाउन का रहने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक़ खानियार से है और मेरी तालीम पढ़ाई भी वहीं से शुरू हुई है। हमारे स्कूल थे उस वक्त, सरकारी स्कूल होते थे जी। सरकारी स्कूल में मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद हरी सिंह रनवारी में मैंने मुकम्मल, उसके बाद मैंने बिजनेस की तरफ ध्यान दिया। कुछ ऐसी अपनी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सका। तो फिर मैंने बिजनेस, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे। अच्छा। मेरे फादर फौत हो चुके थे, मेरे बचपन में ही फौत हो चुके थे। तो जिस वजह से सारी जिम्मेदारी जो है हमारी कंधों पर ही आती थी, और मेरी माँ थी तो वही हमें पढ़ा रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन मुझे एहसास खुद हुआ था कि नहीं, अब माँ पर ही सारा ये नहीं डालना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। उमर साहब, पढ़ाई लिखाई का शौक आपको भी था, आपके वालिदैन भी चाहते थे, मगर आपने सफ़र बिजनेस का पकड़ा। जद्दोजहद में ज़िंदगी में आपने बहुत की होगी, कई सारे मुश्किलात आए होंगे, कई सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे। ये मान के चले कि बिजनेस फैमिली का ही आगे बढ़ाना था, या खुद की चाहत थी, जिस तरीके से टूरिज्म के साथ आपका एक लंबा सफ़र है? नहीं, मैंने कहा ना कि मेरी जो मदर थी उनका शौक था, उनका ये बड़ा था कि मैं आगे पढूं। लेकिन मैंने जिस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, उसकी एक अपनी, मेरे फादर नहीं थी, वजह थी। तो फिर मैंने बिजनेस की तरह ध्यान दिया। बिजनेस से पहले मैंने कुछ टेक्सटाइल वगैरह, उसके साथ भी कुछ दुकान खोली वगैरह ये भी। तो उसके बाद मैं इस कंस्ट्रक्शन में बहुत देर के बाद आया, लेकिन वहां तक मैंने बहुत सफर किया। ये भी कह सकते हैं कि मुश्किलात बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइए ओवरऑल अगर हम फिलहाल टूरिज्म को लेकर बात करें, देखा जाए तो कश्मीर का बैकबोन है टूरिज्म। आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, आपने टूरिज्म की हर एक एक्टिविटी जो है कई सालों से जज की है। कहाँ देखते हैं आप कश्मीर के टूरिज्म को, जो आपने देखा और उसके बाद जो अभी सिचुएशन बनी हुई? देखिए, पहले तो यहाँ नामासाइद हालात रहे, आप सब जानते हैं, सारे वाकिफ हैं उस बात से। यहाँ टूरिज्म बिल्कुल ही पिछले कई सालों से बड़ा धीमा चल रहा था, बिल्कुल ही ना कहने के बराबर ही चल रहा था। तो जिस वजह से यहाँ तो आपको पता ही है, टूरिज्म से पे ही सारा कुछ यहाँ ये दारोमदार है, बैकबोन। उसके साथ हमारी इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्रीज है, या हमारी जो हैंडीक्राफ्ट है, वो टूरिज्म के साथ ही हैंडीक्राफ्ट को आप जोड़ दीजिए। तो जब टूरिस्ट आते तो हैंडीक्राफ्ट भी वो हमारा आगे चल जाता है। लेकिन जब टूरिज्म ही नहीं रहा, वो भी बैठ गया सारा। तो अब कुछ सालों से, 3-4 सालों से टूरिज्म पटरी पर आने लगा था। तो यहाँ की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जी।
جس کی وجہ سے اب حکومت جو جب الیکشن ہوئے حال ہی میں جی تو ایک لوگوں نے اپنا ووٹ دیا ہے حکومت کو، اس لیے دیا ووٹ کی تاکہ جو ہمارے پچھلے سالوں جو یہاں بے روزگاری تھی یا جو یہاں کمی پیشی تھی وہ یہ گورنمنٹ پوری کرے گی. ابھی بھی گورنمنٹ اس پہ ان کے ابھی فل کوئی اختیارات بھی نہیں ہے، تو جس وجہ سے وہ سارا کچھ ابھی نہیں ہو سکا جس کے جو لوگ توقع کرتے تھے. عمر صاحب، جو ٹورزم کا ٹائم آپ نے دیکھا، خاص طور پر جب آپ ٹورزم کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین کہہ سکتے ہیں رہے بھی، اور اس ٹائم اسٹریٹجی کیسی تھی ٹورزم کو لے کر؟ کیا ایک اچھا خاصا فلو تھا یا کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھ رہا تھا ٹورزم؟ بہت آگے بڑھ رہا تھا. میں اگر آپ کو 98 کی بات بتاؤں، 99 2002 کی بات بتاؤں، 2010 تک ٹورزم ٹھیک ہی چل رہا تھا، ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہو رہی تھی. ہمارے ایک جو ابھی فاروق احمد شاہ جو ابھی گلمرگ کے MLA ہیں، وہ ڈائریکٹر ٹورزم ہوا کرتے تھے، پھر وہ سیکٹری بھی بن گئے ہیں. اس کے ٹائم میں بہت سارے کام ہوئے ہیں اور بڑا کاروبار بھی بہت اچھا رہا، ٹورزم کا فلو بھی ٹھیک رہا. انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے وہ ابراڈ بھی گئے ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہندوستان کے کئی اسٹیٹوں میں بھی وہ گئے ہیں. بہت اچھا چل. لیکن 2014 کے بعد ٹورزم میں وہ چیز نہیں رہا، نہ وہ فلو رہا، نہ وہ تعمیر ترقی کی جو کام وہ چل رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے. ایسا کئی بلکہ جو پرانے اسٹرکچر بنے ہیں ٹورزم کے بہت دور دور تک، لولاب جیسے، ڈیکسوم جیسے دور دراز علاقوں، یوس مارگ وہ ختم وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. یہ مان کے چلے سر کہ ہڈن ڈیسٹینیشنز کو فوکس نہیں کیا گیا، کیونکہ نشاد شالیمار گارڈن ٹورزم نہیں ہے. کشمیر تو ایک خوبصورت جگہ ہے دنیا بھر میں، کچھ ایسی لوکیشنز کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اس میں نے یہی عرض کر رہا تھا کہ جو فاروق احمد شاہ تو وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ نئی جگہیں جو ٹورزم کے لیے ان کو ڈھونڈا جائے اور وہاں جو ہے نا وہاں ٹورسٹ ریزارٹ بنائے جائیں. ان کا یہ انہوں نے بڑے انتھک محنت کوشش کی ہے. لیکن اس کے بعد میں جب 2014 کے بعد یہ سارا کچھ بیٹھ گیا. اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں ڈیلیویج ملازم تھے، وہ جہاں پر وہ سٹرکچر بن رہے تھے ان کی وہ دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کو بھی نکالا گیا تو سٹرکچر کولیپس ہو گیا. اچھا، جب آپ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ٹورزم کی رہی ہے خاص طور پر اس کے سربراہ رہے، تو آپ کے کچھ نئے آئیڈیاز یا کوئی ایسی چیزیں جو گراؤنڈ پر امپلیمنٹ ہوئی جس کو سرکار نے منظوری دی؟ کچھ ایسے سجھاؤ آپ نے بھی رکھے اپنے اینڈ سے؟ سجھاؤ تو ہم نے رکھے ہیں، بہت سجھاؤ رکھے ہم نے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ٹورزم صرف نشاد شالمور مغل گارڈن ہی نہیں ہے، کشمیر میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت جگہیں ہیں جہاں پر ہم بنا سکتے تھے، کر سکتے تھے. لیکن گورنمنٹ کا زیادہ اس پر دھیان نہیں رہا ہے، خاص کر 14 تک تو دھیان تھا. سنتن ٹاپ تک ہم پہنچ گئے تھے، جبکہ سنتن ٹاپ کا کوئی نام ہی نہیں تھا اس ٹائم. لیکن اس وقت ہم وہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں. کوکر ناگ، اچھوال سارا یہ ڈیولپ کیا. لولاب وادی میں جو ہے ہما دوسرے جگہیں ہم نے ڈیولپ کیا ٹورزم نے. لیکن 14 کے بعد وہ چیز نہیں ہو سکی، بلکہ وہ بھی کلاپس ہو گئی ہیں. اربوں روپیہ کا جو پراپرٹی بن گئی وہ بھی کلاپس ہو گئی. ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ جب کشمیر آتا ہے، فارنر جب آتا ہے، تو کئی ساری خواب اس کے ہوتے ہیں خاص طور پہ کشمیر کو لے کر. جب آپ ٹورزم انڈسٹری میں چل رہے تھے اس وقت کیا لگ رہا تھا آپ کو کہ ایک میسج ورلڈ وائڈ کشمیر کو لے کر فلرش کر رہی ہے ٹورزم کے ساتھ، یعنی ایک میسج اکراس جا رہی ہے اور جس سے اور بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ کشمیر آئے؟ ہاں، اس کے لیے ہمارا جو ونٹر سیزن جو ہوتا ہے وہ زیادہ گلمرگ میں ہوتا ہے ٹورزم میں. تو اس کے لیے بھی کوشش جاری تھی کہ ٹورزم یہ ونٹر جو ہے یہ کسی اور جگہ بھی ہونے چاہیے، صرف گلمرگ میں، صرف گلمرگ ہی تک محدود نہ رہے. تو اس کے لیے بھی کام چل رہا ہے. اور ابھی بھی جب اب یہ فاروق صاحب آ رہے ہیں
गुलमर्ग के एमएलए हैं, तो मेरी बात उनसे भी हुई है अभी हाल ही में। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको दूसरी जगह अभी हम प्रमोट करें इन चीज़ों को। जी, सोशल एक्टिविटीज के साथ भी आप रहे हैं, आपने सोशल एक्टिविटीज भी बहुत सारी की। ये दिली चाहत के समाज के लिए कुछ करे, बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, ये मेरी दिली चाहत है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इंसानियत पे। और जहाँ जिस इंसान के पास जो बिलीव करता है इंसानियत पे, वो तो हमेशा उसको दर्द रहता है दूसरे इंसानों की। तो वो दर्द मुझे रहता है, क्योंकि मैंने गुर्बत भी देखी है, तो सफ़र भी काफ़ी किए हैं, हर चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखी है। तो जिस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी लाचार मजबूर हो, मैं उसके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ करने की। बहुत खूबसूरत। यानी हम ये मान के चले कि यही चीजें इंसान को साथ लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सारी चीजें छोड़ जाता है, यही छोड़ जाता है, एक अच्छी अमल ले जाता है। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल के जो सिचुएशन, जो सूरत हाल, आप कश्मीर के टूरिज्म के साथ आपकी वाबस्तगी है, अभी जो स्ट्रेटजी बनी है, इसे आप कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि खुद आपके रगों में टूरिज्म बसा है, अभी तो पूरा डिप चल रहा है, डाउन हो चुका है, फिर से दोबारा से शुरू से। देखिए, अभी जो ये हाल ही में जो ये वाक़ा हुआ है पहलगाम का, रिसेंटली, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा हुआ है। ये इससे सारी इंसानियत जो है शर्मसार हो रही है कि ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये हमारी दिली ख्वाहिश पहले से रही है कि कोशिश करते थे हम कि यहाँ के हालात जो है पहले थे वो आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएं। तो इसके लिए हमने 12 दिल्ली सरकार से भी अपनी गुजारिश की है कि इस चीज़ को, अगर आप कश्मीरियों को समझते हैं, कश्मीर हमारा ताज है, कश्मीरी लोग हमारे अपने हैं, तो इसके लिए ऐसे राहें तलाश करें कि जिससे यहाँ पूरी तरह अमन हो। चाहे उसके लिए बात करनी पड़े, क्योंकि जंग जदल से कोई मसले हल नहीं होते हैं, बातचीत से ही हर मसला हल होता है। अभी जो आप देखते हैं, अभी इंडिया जो दिल्ली नेशनल चैनल्स है, कुछ चैनल, वो बड़े कश्मीरियों को दुनिया भर में ऐसे लग रहा है कि दागदार, उनकी छवि खराब कर रहे हैं, जबकि कश्मीरी लोग ऐसे लोग नहीं है। वो मेहमान नवाज है, मिलनसार है, मोहब्बत देने वाले लोग हैं, बल्कि वो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पेश करते हैं। ये हमारी जो है कल्चर में, हमारे खून में है। लेकिन दूसरी तरफ से दिल्ली मीडिया जो है वो दूसरे तरीके से कश्मीर की छवि को बदनाम कर रहे हैं। इस चीज़ को हुकूमत दिल्ली को इस चीज़ को सुधारना चाहिए, इनको संभालना चाहिए, ताकि लोगों के पास अच्छी मैसेज जाए। अच्छा, आजकल के टाइम में जो भी कोई बिजनेस करना चाहता है, जो कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई यंग बिजनेसमैन है जो चाहता है कि आपकी तरह वो भी एक थोड़ा सा स्टेज बनाए, लेवल ऑफ मार्क बनाए, आपको क्या लगता है कि क्या ये पैसा है तो तभी बिजनेस होगा? नहीं, पैसा कोई नहीं है, ये डिपार्टमेंट अल्लाह के हाथ में है। कुरान में है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैर हिसाब। अल्लाह ताला जिसको रिज़्क़ देना चाहता है वो देता है, बेहिसाब देता है। अलबत्ता दूसरी आयत भी है, इन्न सायकुम लिशता, आप तलाश करो, साया मैं करूँगा। इसके लिए तलाश के लिए मेहनत करनी है, घर से निकलना है, कोशिश करनी है कि हम मेहनत करें, मेहनत से ही अल्लाह ताला भी बरकत देता है। पोटेंशियल कितना लगता है आपको, अगर कोई टूरिज्म, आप तो टूरिज्म के साथ ज्यादा रहे हैं, पोटेंशियल कितना लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स में क्या एक वो कह सकते हैं कि बुर्दबारी है? बुर्दबारी किस में? टूरिज्म में? कोई कहने का मतलब है कि इसमें पोटेंशियल क्या है? कोई यंगस्टर अगर अपनी सेटअप, अपना इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता है, क्या वो बढ़ सकता है, कश्मीर में अपने बिजनेस को आगे ले सकता है? जी देखिए, जब आपकी विल है तो कुछ भी हो सकता है। विल जरूरी है, विल जरूरी है। आपने ये सोचना है कि मुझे करना है। जब आप ये सोचेंगे कि मुझे करना है तो फिर रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। यानी हम ये मान के चले कि टूरिज्म में पोटेंशियल है? पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। यहाँ टूरिज्म के अलावा भी बहुत पोटेंशियल है जहाँ पर लोग काम कर सकते हैं, लेकिन एक यही है कि विल होनी चाहिए, इंसान की अपनी विल होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत खुदा तो मदद खुदा। हाँ, अच्छा, ये मदद खुदा, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि एक आईक्यू होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रांग आईक्यू है कि मुझे ये करना है जी। अब बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हिम्मत से हार जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब इंसान हिम्मत हार जाता है तो फिर वो खुद ब खुद वो रुक ही जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बात पे आप जहाँ जिस रास्ता आपने चुना है उस रास्ते पे बिल्कुल आप अपना सब कुछ लगाकर आप चलिए आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बच्चे आजकल ड्रग्स की तरफ शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ये वही बात होगी, बस अब हमसे नहीं होगा यार, अब तो पढ़ लिख कर, जो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि कई सारे ऐसे नौजवान इसके शिकार हो गए, वो अपनी जिंदगी का जंग हार जाते हैं। उसका एक कारण भी है, ये सही बात है। मैंने कई दफा इस मीडिया पे भी दिया है ड्रग्स के बारे में कि ये हमारी जनरेशन, आगे की जनरेशन हमारी तबाह हो रही है और हम सब की जिम्मेदारी है इस पर काम करना है। चाहे वो मस्जिदों के इमाम हो, चाहे वो हमारे मुल्ला हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, इस पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन इसका कारण है ये कहें, इसका कारण ये है कि यहाँ जो बेरोजगारी रही है उसका भी एक बड़ा वजह रीजन है कि जिस वजह से लोग फ्रस्ट्रेट होकर फिर इस तरफ दूसरी तरफ रागिब हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटीज, आप ये मानिए जो काम यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोफेशनल थे उसमें से 90% लोग घरों में बैठे हैं। उसकी एक वजह है कि जो हमारी लायबिलिटी 16 से पड़ी है तो अभी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है, न वो अभी रिलीज की गई है। अब हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ सरकार बनेगी, तो लोगों ने बड़े उम्मीदों से ये सरकार बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार आई है, लोगों ने जोक दर जोक निकल के वोट दिए, इस वजह से दिया ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो ये सरकार हल करेगी। अभी हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है, जो कॉन्ट्रैक्ट उनके पार्लियामेंट मेंबर ने राज्यसभा में भी ये बयान दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटी है यहाँ काफी टाइम से। खुद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया पर कई दफा बयान दिए हैं कि जब हुकूमत में नहीं थे, महबूबा जी ने भी दिए हैं, लेकिन अब हुकूमत में आके आज असेंबली सेशन में उन्होंने इसकी जिक्र भी नहीं की है, तो जिसका हमें बहुत अफसोस है कि अभी तक वो, यानी ये भी मान के चले जिनका ऑलरेडी काम बहुत कुछ कंप्लीट करने के बाद की अब लायबिलिटीज इतनी बढ़ रही है तो वो कैसे सरवाइव करेगा। वही है ना, इसीलिए हम घरों में बैठे हैं। हम कई सालों से हम काम ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि 5% लोग जो है अभी इस पेशे में हैं। दूसरी बात यह है कि वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अब आ रहे हैं। पहले मतलब अलग अलग जैसे डिविजन्स में आते थे, अब बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते, वो तो बाहर के जो ठेकेदार है, वो एजेंसियां हैं, वो ले जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने एक जदोजहद भी की है, लाइफ को स्ट्रगल भी देखा है लाइफ के साथ, नौजवान का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है आपको, खासतौर पे कश्मीर में? सच मानिए, जब तक मुझे जहां तक लग रहा है, जब तक यहाँ अमन कायम नहीं होगा ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से, जब तक यहाँ अमन कायम नहीं होगा तब तक यहाँ के नौजवान के मुस्तकबिल का कोई रोशन मुस्तकबिल नजर नहीं आता है। तो आप बताएं कि अपने एंड से अमन के लिए क्या करने की जरूरत है? अमन के लिए लोग तो अमन चाहते हैं, कश्मीरी लोग पीस चाहते हैं, क्योंकि हमने पीछे काफी सारे जो मुश्किलात देखे हैं, काफी सारी मुश्किलात उठाए हैं, लेकिन अमन चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं। इसीलिए जिस वजह से यहाँ हुकूमत कामयाब इलेक्शन हुआ है, वो उसी की वजह था। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अमन लाने के लिए ये जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार पर है। अगर दिल्ली सरकार चाहेगी पूरा यहाँ अमन हो जाए, अमन आए, तो अमन आ सकता है। अगर वो नहीं चाहेंगे अमन यहाँ नहीं आना, वो अमन कभी नहीं आएगा। उसके लिए दिल्ली सरकार को वो देखना चाहिए, वो रास्ते तलाश करनी चाहिए जहां से कश्मीरी लोगों के लिए अमन आएगा। हम तो ये मान के चलेंगे बहारें फिर भी आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है।
امید تو یہی ہے باہر پھر سے آئیں گی، لیکن ہمیں دکھ ہوا یہ چیزیں جو ہوئی ہے پہلگام کا واقعہ، یہ ہر ایک کشمیری کے دل میں صدمہ ہے. ابھی تک یہ ہم اس صدمے سے نہیں نکل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم یا ہمارا لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹورزم بیٹھ گیا ہے اور ٹورسٹ نہیں آ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم پچھلے 12 سال پچھلے 20 سال سروائیو نہیں کرتے. ہم نے ٹورزم کے بغیر بھی سروائیو کیا، اللہ نے ہمیں بوکا نہیں رکھا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ یہ داغ نہ لگ جائیں، ہماری چھوی بدنام نہ ہو جائے، کیونکہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم ہندوستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ویلکم ان کا ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. عمر حیات صاحب، وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ لائیو کانورسیشن میں آج ہم نے جی ہاں عمر حیات صاحب کو اس لائیو براڈ کاسٹ میں جوڑا تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کانورسیشن کو بھی پسند کیا ہوگا. ٹورزم، ٹریڈ، انسانیت کو لے کر، کشمیریت کو لے کر، بھائی چارے کو لے کر بات ہوئی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ یہی دعا کرتے ہیں امن بھائی چارہ ہمیشہ برقرار رہے وادی کشمیر میں. ود ویڈیو جرنلسٹ فردوس نجار کے ساتھ سید عرفان فاصل، گلستان نیوز لائیو، شری نگر، کشمیر.